सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लहसुन में होने वाले मुख्य फफूंद जनित रोगों के बारे में बातचीत करेंगे। उसी के साथ में हम जानेंगे कि ये रोग किस प्रकार से लहसुन में फैलते हैं, वह लहसुन की पैदावार को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, वह इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट के अंदर ऐसी कौन कौन सी फफूंदी नाशक दवाइयाँ हैं जिनका बेस्ट रिजल्ट है। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि संपूर्ण एवं सटीक जानकारी आपको मिल पाए। बात करें लहसुन में होने वाले मुख्य फफूंद जनित रोगों की, तो लहसुन में 3 प्रकार के फफूंद जनित रोग जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। पहला डाउनी मिल्ड्यू, दूसरा आपका पर्पल ब्लोच और तीसरा जो है रस्ट। बात करें डाउनी मिल्ड्यू की, तो डाउनी मिल्ड्यू जो है वो लहसुन के अंदर पेरानोस्पोरा डिस्ट्रक्टर नामक फंगस के द्वारा फैलता है। इस फंगस के नाम में ही डिस्ट्रक्टर शब्द जुड़ा हुआ है। डिस्ट्रक्टर का ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को पूरे तरीके से नष्ट कर देना। तो अगर डाउनी मिल्ड्यू को समय रहते लहसुन के अंदर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि ये आपकी लहसुन की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। यह जो फंगस है यह जब वातावरण में नमी रहती है, लगातार बादल छाए रहते हैं या बारिश वगैरह होती है तो ऐसी स्थिति में यह ज़्यादा फैलता है। और जब तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा होता है तो वो तापमान इसके फंगस को फैलने व उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए अनुकूलित तापमान माना जाता है। बात करें इस रोग के लक्षणों की, तो शुरुआती अवस्था में जो रोगग्रस्त पौधा होगा उसकी पत्तियों का रंग जो है वो हल्का फीका हो जाता है और धीरे धीरे जैसे रोग बढ़ेगा पत्तियां जो है वो पीले व भूरे रंग की होकर सूखने लग जाती है। कई किसान भाई ये बोलते हैं कि ये जो फफूंद जनित रोग है ये तो पौधे की ऊपरी पत्तियों व वानस्पतिक भागों पे फैल रहा है, तो इससे हमारा कंद प्रभावित नहीं होगा। तो अपने को कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना है। अगर ये डाउनी मिल्ड्यू को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कंद को भी प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से कंद में सड़न व कंद का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाता है, कंद की क्वालिटी नहीं रह पाती है, जिससे अपनी ओवरऑल पैदावार पे प्रभाव आ सकता है। तो ये बात हो गई डाउनी मिल्ड्यू की। बात करें दूसरे फफूंद जनित रोग पर्पल ब्लोच की, तो पर्पल ब्लोच को बैंगनी पत्ती धब्बा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग लहसुन के अंदर अल्टरनेरिया पोरी नामक फंगस के द्वारा फैलता है और यह फंगस जब फैलता है जब तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा हो, वातावरण में नमी हो, बारिश वगैरह हुई हो, ऐसी स्थिति में इसका फंगस बहुत ही तेजी से लहसुन को प्रभावित करता है। बात करें इस रोग के लक्षणों की, तो शुरुआती अवस्था में पौधे की जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर छोटे गोल व अंडाकार आकार के दबे हुए गिल्ले धब्बे आपको दिखाई देंगे, जो कि शुरुआती अवस्था में पीले व भूरे रंग के होते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है ये धब्बे जो है वो काले रंग के हो जाते हैं और रोग अगर ज़्यादा बढ़ता है तो पौधे की पत्तियां पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है। इस रोग को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये जो लहसुन का कंद होता है उसको भी प्रभावित कर सकता है। इससे लहसुन के कंद में सड़न हो सकती है, कंद की साइज नहीं बढ़ती है, जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा हानि हो सकती है। तो ये बात हो गई पर्पल ब्लोच की। बात करें तीसरे फफूंद जनित रोग रस्ट के बारे में, तो रस्ट जो है वो लहसुन के अंदर पक्सेनिया पोरी नामक फंगस के द्वारा फैलता है। जब तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, मौसम में आर्द्रता हो, नमी हो, तो ऐसी स्थिति में ये फंगस बहुत ही तेजी से फैलता है। बात करें इस रोग के लक्षणों की, तो शुरुआती अवस्था में आपको पौधे की पत्तियों पर छोटे व अंडाकार आकृति के गहरे नारंगी रंग के उभरे हुए दाने दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है वैसे वैसे ये दाने गहरे रंग के हो जाते हैं और पौधे की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और कंद का विकास सही से नहीं हो पाता है। रस्ट रोग का जो फंगस है वो एक प्रकार का परजीवी फंगस है, तो ये कभी भी लहसुन के पौधे को पूरी तरीके से नष्ट नहीं करता है, क्योंकि इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए लहसुन के पौधे से भोजन प्राप्त करना रहता है, इसलिए ये कभी भी पौधे को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है। तो ये तो बात हो गई रस्ट रोग की। बात करें इन फफूंद जनित रोगों को हमारी लहसुन के अंदर फैलने से किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो अपने को यहाँ पे कुछ उपाय करने होंगे। जैसे कि शुरुआती अवस्था में जब आप बीज का चयन करते हैं बुआई के लिए, तो जब उस बीज की पिछले साल खेती की गई थी उस अंतराल में उसमें किसी भी फफूंद जनित रोग का प्रकोप ना रहा हो, ऐसे बीज का आप चयन करें। अच्छी क्वालिटी का बीज आप खरीदें और विश्वसनीय जगह से बीज खरीदें, या फिर आप अपने घर के बीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक बीज की बुआई अगर आपने 3 से 4 साल तक कर ली है तो उसके बाद में बीज को चेंज कर लें, लगातार उसी बीज की बुआई आप ना करें। और जब आप बुआई करते हैं तो उस समय बीज को उपचारित करके बोएं, चाहे आप रासायनिक दवा से उपचारित करें या जैविक दवा से, पर बीज को उपचारित करके आप
जरूर बोएं। उसके अलावा अनावश्यक मात्रा में बीज का प्रयोग ना करें, निर्धारित मात्रा में ही बीज डालें, क्योंकि ज़्यादा पौधे होने से, फसल सघनता होने से क्या है कि जो हवा का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, सूर्य की धूप नहीं पहुंच पाती है, तो उसके कारण भी ज़्यादा फफूंद जनित रोगों के फैलने की संभावना जो है हो जाती है। और खाद उर्वरकों की मात्रा जो है निर्धारित मात्रा में आप डालें, ज़्यादा यूरिया नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग न करें, इससे भी फफूंद जनित रोग जो है वो ज़्यादा फैलते हैं। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जितने भी जो फफूंद जनित रोग हैं उनके फंगस को फैलने के लिए नमी, आर्द्र मौसम और जब लगातार बादल वगैरह छाए रहते हैं, ऐसे मौसम में वो फंगस ज़्यादा फैलते हैं। तो यहाँ पे मौसम को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो अपने को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि सिंचाई की हम बात करें तो फुहारा सिंचाई का प्रयोग आप हो सके तो कम करें, क्योंकि फुहारा सिंचाई करने से पौधे की पत्तियों पर जो है वो लगातार नमी बनी रहती है, तो उससे भी फंगस रोग ज़्यादा फैलते हैं। दूसरी चीज़ है, अनावश्यक सिंचाई आपको नहीं करनी है, और सिंचाई अगर आप करते हैं तो सुबह के समय में सिंचाई करें, ताकि शाम तक जो है दिन में धूप लगने से वो नमी पौधे की पत्तियों से हट जाए। और अगर आपके खेत के अंदर किसी भी प्रकार के फफूंद जनित रोग का प्रकोप है, तो ऐसी स्थिति में फुहारा सिंचाई बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि फुहारा सिंचाई के माध्यम से वो रोग जो है एक पौधे से दूसरे पौधे पे है ट्रांसफ़र हो सकता है। और आप रेगुलर जो है अपने खेतों की निगरानी रखें, खेत के चारों तरफ आप घूम के पौधों को चेक करें, खेत के बीच में भी एक दो जगह से पौधों को चेक करते रहें। अगर किसी भी फफूंद जनित रोग के लक्षण आपको पौधे में दिखाई देते हैं और पौधों की रोगग्रस्त पौधों की जो है संख्या कम है, तो ऐसी अवस्था में पौधों को उखाड़ कर आप फेंक दें और तुरंत ही रासायनिक दवा का स्प्रे आप करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था में स्प्रे करने से लो मॉलिक्यूल वाली दवाइयाँ भी अच्छा रिजल्ट दे देती हैं, जिससे फसल में नुकसान भी रोग कम कर पाता है। उसके बाद में क्या है कि अगर रोग जो है वो ज़्यादा फैल जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपने को हायर मॉलिक्यूल वाली रासायनिक दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है, जिससे खर्च भी ज़्यादा आता है और फसल में नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है। बात करें कि खड़ी फसल में किसी भी फफूंद जनित रोग का प्रकोप हो रहा है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में सभी किसान भाइयों की जो लहसुन है वो बुआई से लेकर 80 से 100 दिनों के बीच की अवधि की हो चुकी है, और लहसुन के अंदर कंद का निर्माण चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के फफूंद जनित रोग का अगर लहसुन में प्रकोप होता है, तो पौधा जो है वो सही रूप से कंद का निर्माण नहीं कर पाता है, जिससे पैदावार में कमी आ सकती है। अगर किसी भी फफूंद जनित रोग के लक्षण जो हैं आपको पौधों में दिखाई दे रहे हैं, तो शुरुआती अवस्था में अगर रोग हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मेटालेक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP फॉर्मुलेशन में पाए जाने वाले रसायन का स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से और 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप रख सकते हैं। ये मार्केट के अंदर टाटा रेलिस कंपनी का मास्टर नाम से प्रोडक्ट आता है, उसके अंदर उपस्थित होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कासूगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP फॉर्मुलेशन में पाए जाने वाले रसायन का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 25 ग्राम प्रति पंप और 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसकी मात्रा जो है रख सकते हैं। यह रसायन मार्केट में धानुका कंपनी की जो कोनिका प्रोडक्ट आता है उसके अंदर उपस्थित होता है। अच्छा प्रोडक्ट है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर रोग जो है वो ज़्यादा फैल गया है और ज़्यादा स्तर पे जो है नुकसान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% WP फॉर्मुलेशन में रसायन पाया जाता है। इसकी मात्रा आपको 12 ग्राम प्रति 16 लीटर वाले पंप के हिसाब से आप रख के इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो कि बायर कंपनी के नेटिवो के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.5% 80 फॉर्मुलेशन में पाए जाने वाले रसायन का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 30 ml प्रति पंप और प्रति लीटर पानी के हिसाब से 2 ml रख के आप इसका स्प्रे करें। इन दोनों जो प्रोडक्ट है इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये आपको मार्केट में जो है अदामा कंपनी के कस्टोडिया जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर ये रसायन पाया जाता है, और धानुका कंपनी का स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट आता है उसके अंदर भी पाया जाता है। प्रोडक्ट जो है आप अपनी उपलब्धता के अनुसार किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, पर उसमें रसायन ये उपस्थित हो तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।